Very welcome, dear students. वेलकम टू टी फॉर सक्सेस, जहां हम पढ़ाते हैं इतिहास, राजनीति, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी जैसे विभिन्न सब्जेक्ट। मैं शिवम विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की समकालीन विश्व की पुस्तक को, जिसमें हम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम इस इकाई का हल्का सा परिचय ले लेते हैं। इकाई का नाम है घटनाएं और प्रक्रियाएं। तो आप जानते हैं कि घटनाएं यानी कि इवेंट्स, ठीक है, होता है। और हर एक इवेंट सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, बल्कि अपने आप में एक प्रक्रिया होती है। किसी भी इवेंट को होने के लिए एक लंबा समय लगता है, तब तक उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। फिर एक तात्कालिक कारण होता है जो उस इवेंट को इग्नाइट करता है। इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम आपको फ्रांसीसी क्रांति आज समझाएंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिए आप। बस मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे बनी। सरल शब्दों में कहें तो क्रांति के कारण क्या क्या थे। क्रांति के कारणों को डीप में समझने के लिए पहले आपको फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की स्थिति को समझना जरूरी है, जिसमें ज़रूरी है कि आपको पता हो कि फ्रांस में राजनैतिक स्थिति क्या थी, आपको पता हो कि फ्रांस में आर्थिक स्थिति क्या थी, आपको मालूम हो कि फ्रांस की सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, और फ्रांस की इस स्थितियों में बाह्य कारक की क्या भूमिका थी। इसके अलावा एक और कारक के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो है वैचारिक कारक, क्योंकि पृष्ठभूमि जो है लंबे समय से बनी रहती हैं, बट कोई चीज़ चाहिए होती है उसको इग्नाइट करने के लिए, उसको रियलाइज़ कराने के लिए कि ये हो रहा है और तुम्हें इसका विरोध करना होगा। इसका कार्य किया फ्रांस के विचारकों ने। अब बाहर के देशों के भी विचारकों ने, तो उन सबका हम सम्मिलित अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रांस की राजनीतिक स्थिति क्या थी। फ्रांस में तत्क्षण जो है कालीन समय में कहते हैं बूर्बो वंश का शासक था। बूर्बो वंश के लुई 13वें, लुई 14वें, लुई 15वें, लुई 16वें, इन राजाओं का शासन था। लुई 16वां जो है 1789 के आसपास शासक था। इससे पहले जो लुई 14वां और 15वां थे, वो काफ़ी अच्छे शासक थे, योग्य शासक थे। उन्होंने फ्रांस पर बहुत ही अच्छे तरीके से शासन किया। बस लुई 16वां ये व्यक्ति नितांत अयोग्य शासक था। इसे अपने राज्य की जनता से कोई विशेष वैसा लगाव नहीं था कि इनके जीवन के लिए कुछ करना है। वो राजकाज में मस्त रहता था। फ्रांस में राजतंत्र निरंकुश था, इसलिए जनता की आवाज़ सुनी नहीं जाती थी और फ्रांस मध्यकालीन आदर्शों से शासित हो रहा था, जिसमें सामंती तत्व प्रबल था। फ्रांस में शासक के जो खास लोग होते थे, उनके पास मैं आपको बताऊं कि एक वारंट होता था, जिसमें वो किसी का भी नाम भर देते थे। जैसे आज के ज़माने में हम लोग चेक का यूज़ करते हैं कि चेक में आप जिसका नाम भर के साइन कर देंगे, उसको बैंक पैसा दे देगा। वैसे ही फ्रांस में वारंट चलते थे, जिसमें राजा के खास लोग जिसका चाहे नाम भर के साइन करते थे और पुलिस उसको पकड़ के ले जाती थी। ये फ्रांस की राजनीतिक स्थिति थी। फ्रांस की इस राजनीतिक स्थिति के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हुई। फ्रांस में लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ और आगे चल के क्रांति हुई। फ्रांस जो शासक था लुई 16वां, उसकी पत्नी का नाम था मैरी एंटोइनेट, या जिसे मैरी एंटोइनेट के नाम से जानते हैं। इस महिला के विषय में एक बड़ी फेमस बात है कि जब जनता ने उससे कहा कि प्रभु शासक जी, हम लोग भूखे हैं, हमें खाना खिलाया जाए, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया। उसने जवाब दिया कि अगर लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो ये लोग केक क्यों नहीं खाते। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी, यानी फ्रांस के शासक वर्ग की जनता के प्रति क्या राय थी। फ्रांस का जो शासक था वो रहता था वर्साई के शीश महल में, वर्साई के राजमहल में रहते हुए, जहाँ वहाँ हजारों दास दासियां थीं और जीवन पर्याप्त विलासितापूर्ण था। इसीलिए दवा के खर्च होता था, और जब खर्च होता तो आप जानते हैं कि खर्च होने के लिए ज़रूरी है कि पैसा आए। तो दुनिया भर की सरकारें जहाँ आय देखकर व्यय तय करती थी, वहीं फ्रांस की सरकार व्यय देखकर आय तय करती थी कि कहाँ से आय आनी है। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे फ्रांस की आर्थिक स्थिति की। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति पर्याप्त रूप से डामाडोल हो चुकी थी, क्योंकि राजतंत्र की विलासिता के चक्कर में।
इसके अलावा फ्रांस की राजनीतिक स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति में एक बड़ा पॉइंट ये था कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, ये ऊपर के दोनों स्टेट कर नहीं देते थे। फ्रांस में कर चुकाने का सारा भार तृतीय स्टेट की आम जनता पे था। आम जनता कितना कर दे आम जनता कितना कर दे, यह एक बड़ी समस्या मतलब दुविधा परिस्थिति थी। आम जनता पे कर का भार बढ़ाया नहीं जा सकता था। ऊपर से फ्रांस की आर्थिक स्थिति लगातार डावाडोल हो जा रही थी। 1776 में आप जानते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी फ्रांसीसी सरकार जो है सम्मिलित थी। फ्रांसीसी सरकार ने अपनी सेना भेजी थी और इससे भी फ्रांस पर जो है कर्जा बढ़ा। फ्रांस की सरकार की आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई। इसके अलावा आप जानते हैं, अगर आपने भारतीय इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप जानते हैं कि इससे पहले ब्रिटेन फ्रांस में कई सारे युद्ध हो चुके थे। उन युद्धों में उलझ के और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उलझ के फ्रांस की स्थिति और ज़्यादा डामाडोल हुई। अब उपाय क्या है? उपाय यही था कि जनता पे और ज़्यादा कर लगाया जाए या फिर जो है सरकार अपना खर्च कम कर दे। सरकार ने अपना खर्च कम करने के बजाय जनता पे कर बढ़ाने का रास्ता चुना। तृतीय स्टेट ही कर चुकाता था, अब तृतीय स्टेट भी कितना कर चुका है? तो तय किया गया कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट पर कुछ कर का भार लगाया जाए। पर मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की इसका जुड़ाव फ्रांस की राजनीतिक स्थिति से है। फ्रांस का जो समाज था वो जिस तरह प्रथम द्वितीय और तृतीय स्टेट से बटा हुआ था, इसी तरह जो फ्रांस की सर्वोच्च विधान बनाने वाली संस्था थी जिसे द स्टेटस जनरल कहा जाता था, वो भी ऐसे 3 सदनों में विभाजित थी, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फ्रांस में अगर प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट पर कर लगाना था तो उसके लिए स्टेटस जनरल की सहमति आवश्यक थी, जबकि स्टेटस जनरल की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 1614 में हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि 1614 से 1789 के बीच 100 साल से ज़्यादा हो गए थे। तो उस समय के स्टेटस जनरल के जो ज़्यादातर सदस्य थे वो अब या तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे या मर ही चुके थे। अधिकांश सदस्य तो मर ही चुके थे। ऐसे में प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट पर कर कैसे लगे? तो कर लगाने के लिए सरकार ने कहा कि चलो स्टेटस जनरल बुलाते हैं। स्टेटस जनरल की जब बैठक होगी तो उसमें कई सारी दिक्कतें उत्पन्न होंगी। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा फ्रांस की आर्थिक स्थिति को और बेहतर तरीके से व्यू लेते हुए हम बाकी कारणों की चर्चा करेंगे। तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति में जो है इतने डावाडोल होने के बाद जो है दिक्कतें हुई, जनता को संतोष हुआ क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी लगातार बढ़ ही रही थी। इसके बाद हमें समझना है फ्रांस के समाज को। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी, जिसमें चर्च के जो लोग थे वो शामिल होते थे। द्वितीय स्टेट कुलीनों का था और तृतीय स्टेट में आम जनता थी। ऊपर वाले 2 स्टेट्स को विशेषाधिकार प्राप्त थी और नीचे वाली तृतीय स्टेट की आम जनता को कोई विशेषाधिकार नहीं था। चर्च, अब यहाँ आप समझने की जो बात है वो है पादरियों की भूमिका। पादरी लोगों के धार्मिक जीवन को कंट्रोल करते थे। पादरी लोगों के सामाजिक जीवन को भी कंट्रोल करते थे। अब पादरियों को सरकार को कोई कर भी चुकाना नहीं होता था। ये थी फ्रांस की धर्म की जंजीर। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि फ्रांस की चर्च लोगों से 10% कर लेती थी, जो उनकी संपत्ति पर लिया जाता था। इसे टाइथ कहा जाता था। और इस कर के एक बड़े हिस्से को अपना जो फ्रांसीसी चर्च है अपना खर्च चलाने के बाद रोम के चर्च को यानी कि मुख्य पोप को भेज दिया करती थी। इससे भी फ्रांसीसी जनता दुखी थी कि सारा पैसा हमसे कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद हमारे कल्याण के लिए खर्च करने के बजाय इसे विदेशों में भेजा जाता है। तो फ्रांस की इस धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति ने आगे चल के क्रांति को जन्म दिया। अब आप समझें इस बात को कि देखिए, राजनीतिक स्थिति में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र है। आर्थिक स्थिति में फ्रांस की आर्थिक स्थिति डामाडोल है। जनता पे कर बढ़ा नहीं सकते। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट अपने ऊपर कर लगने नहीं देना चाहते। समाज विशेषाधिकार प्राप्त और विशेषाधिकार विहीन वर्गों में बटा हुआ है। धार्मिक स्थिति पर चर्च का पूरा नियंत्रण है। और अब जानते हैं बाह्य कारकों को। तो बाह्य कारक, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी क्रांति में फ्रांसीसी सेनाएं गई हुई थी। तो अमेरिकी विचारकों के विचार फ्रांस में आए।
साथ ही यह भावना भी आई फ्रांसीसी सैनिकों के तहत कि अगर हम दूसरे मुल्कों में युद्ध करके उनके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं तो अपने लोगों के जीवन को क्यों नहीं बना सकते। इसके अलावा ब्रिटिश जो है ब्रिटेन फ्रांस के उत्तर में स्थित है। ब्रिटेन में 1687 में गौरवमयी क्रांति हुई। उसके बाद फ्रांस में संसदीय शासन था। फ्रांस की उदार व्यवस्था ब्रिटेन की उदारवादी व्यवस्था से फ्रांसीसी लोग बहुत प्रभावित थे और वो चाहते थे कि ऐसी एक उदारवादी और जनहित समर्थक सरकार उनके यहाँ भी बने। इसके अलावा जॉन लॉक जैसे ब्रिटिश चिंतकों ने भी फ्रांसीसी जनमत को प्रभावित किया। अब जानते हैं फ्रांस के अंदर के विचारकों के बारे में। तो फ्रांस के अंदर के विचारकों की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे एक नाम है हमारे पास रूसो का, एक मोंटेस्क्यू का और एक दिदरो का और वॉल्टेयर का। जी हाँ, ये रूसो, वॉल्टेयर और मोंटेस्क्यू, इस तिकड़ी को आपको नहीं भूलना है। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसने मानव की समानता का समर्थन किया था और माना था कि सभी मनुष्य समान हैं। इससे आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी समाज में जो विशेषाधिकार प्राप्त और विहीन की जो विभाजन था उस पर चोट की गई थी। मोंटेस्क्यू मोंटेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उसने शक्ति के पृथक्करण की बात कही थी। उसका मानना था कि सरकार चलाने की जो सारी शक्ति है वो किसी एक संस्था या एक व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे कम से कम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित कर देना चाहिए, ताकि एक दूसरे के कार्यों में जो है हस्तक्षेप न कर सकें और स्वतंत्र रूप से जनहित में शासन का संचालन हो सके। अब बात करते हैं वोल्टेयर की। तो वोल्टेयर ने दरअसल जो सबसे ज़्यादा प्रभावी विचार दिए वो दिए चर्च के विशेषाधिकारों पर। उसका मानना था कि चर्च एक बदनाम वस्तु है। चर्च ने लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन को, उनके आचरण को जकड़ के रखा है और उन्हें बिल्कुल बोझिल बना दिया है। उसका मानना था कि चर्च व्यवस्था में सुधार किए जाने चाहिए। इन विचारों का प्रभाव ये हुआ कि ऐसा मान सकते हैं आप कि फ्रांसीसी जनता का शोषण बहुत पहले से होता आ रहा था। निरंकुश राजतंत्र, आर्थिक बदहाली, सामाजिक विभाजन, धार्मिक जो है कट्टरपंथ कह सकते हैं अपन को, ये जटिलता, ये लंबे समय से फ्रांस में चली आ रही थी, बट फ्रांसीसी जनता ने उसका विरोध नहीं किया। ये कहें कि उन्हें कभी ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनके साथ शोषण हो रहा है, उन्हें शोषण का प्रतिरोध करना है। ये फ्रांसीसी विचारकों की ही भूमिका थी कि उन्होंने जनता को ये बताया कि उनका शोषण हो रहा है, उन्हें इस शोषण का विरोध करना चाहिए। इन्हीं सब के चलते 14 जुलाई 1789 को वो घटना होगी जिसे बास्तील दुर्ग का पतन कहा जाता है। जी हाँ, डेट याद रखनी है, 14 जुलाई 1789 बास्तील दुर्ग का पतन। 14 जुलाई 1789 को बास्तील दुर्ग के पतन के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की पूरी प्रक्रिया, उग्र गणतंत्र, इसके अलावा डायरेक्टरी का शासन और फिर नेपोलियन। जी हाँ, हम ये सारे टॉपिक विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें और नोट्स बना लें। जी, ताकि आपको ये चीज़ें कभी भूलें ना और आपको आगे भी काम आए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए इस वीडियो के पार्ट 2 आने का। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए पार्ट 2 और मैं जल्द ही पार्ट 2 ला रहा हूँ। धन्यवाद। शुभकामनाओं सहित T4।